That is our major purpose of being here. कल जो मैंने डायग्राम बनाया था, आज उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें चीजें डाली है। किसी को मालूम है ये डेक्लेरेशन ऑफ सन जीरो यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वाला पॉइंट अभी इस साल कब आया था? तकरीबन डेट मालूम है किसी को? अभी गया थोड़े दिन पहले सर 23 मार्च को, तकरीबन 21 मार्च के आसपास ये दिन आता है। 21 मार्च। और ये जो है ये वाला पॉइंट, जब समर सॉल्स्टाइस हम कहते हैं, इस दिन सन की डेक्लिनेशन सबसे ज्यादा होती है 23 डिग्री 26.7। ये वाला दिन आता है 21 जून को, 21 जून को। ये वाला पॉइंट आता है सितंबर 22 या सितंबर 23 को, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा वाला। और ये वाला पॉइंट आता है 22 दिसंबर को। दिस पॉइंट कम्स एट 22 ऑफ दिसंबर। हमारे हिंदुस्तान में इस पॉइंट पे जबरदस्त गर्मी पड़ती है, हमारे हिंदुस्तान में इस पॉइंट पे जबरदस्त ठंड पड़ती है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में जब मैं सोलर सिस्टम कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे जो नेविगेशन की एक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत गर्मी होती है, इस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ठंड होती है। हिंदुस्तान के हिसाब से हम याद कर सकते हैं क्योंकि हम जहाज तो सेल करता रहता है। सेलिंग के लिए हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग सिस्टम हो सकता है, बट मोटा मोटी हमें याद रखना है कि ये कौन से दिन होते हैं हिंदुस्तान के हिसाब से, थोड़ा सा याद कर सकते हैं और बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये 21 मार्च का दिन था जब वेदर बहुत बढ़िया होता है। 23 सितंबर में इतना अच्छा वेदर नहीं होता क्योंकि भादो होता है। भादो समझते हो? सावन भादो, सावन होता है जब बरसात होती है, भादो उसके बाद का पीरियड होता है, ये उस पे आता है तकरीबन। पर फिर भी ठीक ठाक मौसम होता है, 25 के आसपास इतना ही टेम्परेचर होता है, मोटा मोटी 20 से 25 के अंदर में, नॉट दैट बैड। बट क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है हमारे हिंदुस्तान में तो ये इतना अच्छा पीरियड नहीं होता। बट दिस पीरियड इज वेरी गुड। 21 मार्च का पीरियड इज टू गुड फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि मुझे बताएं कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा क्यों कहते हैं। क्या किसी ने ढूंढने की कोशिश करी? यस सर, ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, इस टाइम पे सन जो है वो एरीज क्लस्टर पे आता है, ऐसा करके कुछ पढ़ा था। ओके, और कुछ? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? क्लस्टर नहीं कहते बेटा, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यस सॉरी, कॉन्स्टिलेशन। अच्छा, सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा। ठीक है, तेरी बात भी मैं समझ गया। तू कह रहा है कि पहली बार ये यहाँ पे काटता है नॉर्थ से साउथ, सॉरी साउथ से नॉर्थ जाते वक्त, ये डायरेक्शन इसकी ऐसी होती है। द डायरेक्शन इज लाइक दिस, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाते वक्त ये पहली बार जब काटता है, इसलिए इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं। ओके, सही नहीं है? कोई और? एनीबॉडी एल्स? एक बार हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने सीरियसली ढूंढने की कोशिश करी थी? आई वांट टू सी द हैंड्स, बट प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ। 3 लोगों ने। ऐसा क्यों? 4 हो गए, चलो कोई बात नहीं। चलो ये 4 जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, फटाफट हाथ तो खड़ा कर रहे हैं, मैं नाम भी लेता हूँ। विनीत अग्रवाल, क्या क्या ढूंढा तूने? विनीत कम इन। खाली हाथ खड़ा करके भाग गया बच्चा, ये क्या चक्कर है? हाँ जी, कोई बताएगा? साहिल, चल तू ही बता। सर, ये मैंने देखा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है और एरीज पे पहले था,
तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं। एरीज कॉन्स्टेलेशन पे था, अब ये मूव करते करते पाइसेस की तरफ आ गया। पाइसेस कॉन्स्टेलेशन 20 BC के अराउंड था ये एरीज में, और ये हर 72 ईयर्स पे कुछ 1 डिग्री मूव होता है, तो अभी कुछ 30 डिग्रीज मूव हो गया है, तो अभी पाइसेस की तरफ चला गया। ये बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज या फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, ये फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स, अब मैं ध्यान से देखना जो मैं एरो बना रहा हूं, ये दोनों पॉइंट्स इक्विनॉक्शियल पे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ध्यान से देखना जो मैंने, ये ऐसे घूम रहे हैं। तो जिसने इसको ढूंढा था उसका नाम था हिपैस्कस। हिपैस्कस ने जब इसको ढूंढा, उस वक्त इसकी पोजीशन जहां पर थी, उस वक्त ये एरीज कॉन्स्टिलेशन में था, इसलिए इसका नाम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज रख दिया था, क्योंकि उसको मालूम था ये घूमते रहते हैं। अब आप कहोगे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। ये सारा जो सृष्टि का जो गेम है वो यही घुमा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। कैसे? ये जो पूरा चक्कर है, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज जहां पर है, ये लिब्रा में पहुंच जाएगा, लिब्रा यहां पे आ जाएगा, और फिर घूम करके फिर वापस एरीज फर्स्ट पॉइंट पे अपने वापस आ जाएगा। इसमें लगेंगे 26,000 साल। कितने लगेंगे? 26,000 years sir. 26,000 साल। 26,000। अब इमेजिन करो 26,000 साल कितने होते हैं। तुम्हारी उम्र है 20 से 25 साल, मैक्सिमम 100 साल की ह्यूमन लाइफ में मान लूं तो 1000 साल सोचो कितने हो गए, 10 जनरेशन। 26,000 साल कितने हो गए, 260 जनरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, सही बोला तुमने? Yes sir. 260 ही हुए ना? कैसे? 10, एक जनरेशन 100 साल, 1000 साल हुए 10 जनरेशन, और 26,000, हाँ ठीक है, 260 जनरेशन। कितना पुराना टाइम हो गया ना, यानी कितना बड़ा टाइम हो गया इसको कंप्लीट होने में। अच्छा, किसी को मालूम है, अब इसकी बात करता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ इस बारे में। हमारी जो एल्मनैक है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस, इनका घूमना। ये जो इनका घूमना है एरीज और लीब्रा का, इसी को कहते हैं प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। क्या कहते हैं? प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। इसमें लगते हैं 26,000 साल, जिसकी वजह से हमारे ग्रह नक्षत्र कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। हमारी एल्मनैक भी हर साल चेंज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस। अब इसके अलावा एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी को मालूम है हमारी धरती आज से लेकर कितने रिकॉर्ड हमारे पास? सॉरी, इसका नाम क्या था सर? प्रिसेशन ऑफ, इसका नाम था प्रीसेशन ऑफ प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है, हाँ मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तुमको मालूम है? अच्छा, किसी को मालूम है महाभारत कब हुई थी? अरे सुन लो यार, मैं पूछ रहा था किसी को मालूम है कि महाभारत कब हुई थी? 3000 3000 BC। 3000 BC। 3000 BC का लगभग मतलब हो गया 5,000 साल पहले। तेरे हिसाब से 5,000 साल है ना, मोटा मोटी। Yes, sir. अच्छा, हाँ जी, 5,000 ईयर पहले सर। ये भी तो बच्चे ने अभी वही तो बोला, तू अलग से क्या बता रहा है? कुछ नया बोलना। 5 का 5.25 कर, 5.5 कर, फिर तो मजा आएगा। है गौतम? यस सर।
अभी जिसने पहले बोला था उसने भी तो 5,000 ही बोले थे, है ना? 5,000 ईयर्स। अच्छा, रामायण कितने साल पहले हुई थी? उससे भी पहले सर। सोचो सोचो सोचो, कितना तुम्हारा दिमाग चलता है, कितना कितना किसी ने सोचा हो इस बारे में? अब बताओ, कोई प्रूफ है सर कितने साल पहले रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी? सर 7,000 साल पहले क्या? रामायण। 7,000 साल पहले रामायण? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, देखो 7,000 साल पहले तकरीबन महाभारत हुई थी। 14,000 साल पहले तकरीबन रामायण हुई थी। 14,000 साल। कैन यू इमेजिन 14,000 साल कितने होते हैं? बहुत मुश्किल है समझना। ऐसे हम नंबर तो हम गिन सकते हैं, 14,000 भी हम समझ सकते हैं, पर 14,000 साल समझना बहुत बड़ी चीज है। यानी कि 14,000 साल पहले की घटना है रामायण की, हमारे जो हमें आइडियाज मिलते हैं, और हमारे जो वेदास हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, जो उनमें लिखा गया है, उससे हमें यह समझ में आता है कि धरती, वो जो वेदास थे वो 21,000 साल पहले लिखे गए थे। तकरीबन 7, 14, 21 की कैलकुलेशन आती है। और जो मैं ये साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये मैं 26,000 साल की साइकिल की बात कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 26,000 साल। तो हो सकता है कि पूरे मैनकाइंड की, या जो धरती की उम्र है वो 26,000 साल ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो ग्रह नक्षत्र एक बार बनता है वो फिर दोबारा फिर 26,000 साल बाद ही बनेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में नॉलेज दे रहा हूँ, उससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सर हेलो? यस सर। यस सर। सर यस सर। हाँ सर, समझ में आ आई रही सर। बात? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है सर। आ रही है, ओके। तो ये जो सारा सिस्टम था, ये भी मैंने कुछ समझाया। ये इसलिए समझाया क्योंकि हम सेलेस्टियल स्फीयर समझ रहे थे। सेलेस्टियल स्फीयर पे हमारी अर्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या क्या बनता है, उससे हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करी है, मैंने वो बताया। ठीक है, अब इससे आगे की स्टोरी बताना चाह रहा हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, किसी को कुछ नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। 5 मिनट दे रहा हूं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन बिफोर आई प्रोसीड टू फर्दर। और फिर कुछ नोट्स लिखवाता हूँ अपने स्लाइड में से, फिर वहां से अभी आगे की जर्नी प्रोसीड करेंगे। सर ये प्रिसिजन ऑफ इक्विनॉक्स यही टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था नेविगेशन के रिटर्न में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आज भी नहीं है। ठीक है सर। जो डीटीएस में अभी मेल आएगी, डीटीएस पे चेक करोगे, उसमें क्लियरली मेंशन है, एक्सेप्ट प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। सर अगर अभी ये क्वेश्चन आ गया तो उसको एक्सप्लेन क्या क्या करना है इसके अंदर? मैं लिखवाऊंगा, मैं इसको दोबारा लिखवाऊंगा अच्छे से, जब मैं टाइम चैप्टर करवाऊंगा। टाइम चैप्टर में हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उस दौरान इसको अच्छे से लिखवाऊंगा। ओके सर। अभी मैं एक लाइन ऑफ थॉट पे चल रहा हूँ। उस लाइन ऑफ थॉट पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं पूरी नेविगेशन समझाऊं, फिर जो हल्के से ऑफ शूट टॉपिक्स हैं उनको बाद में हैंडल करेंगे। तो ये भी टॉपिक है, ये ऑफ शूट ऑफ नेविगेशन है, हमारे नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ टच अपॉन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन इन डिटेल बाद में करूंगा।
सर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा का डेक्लिनेशन कितना था? 0 बेटा, 0। ठीक है, डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, लिब्रा का भी। ये भी इक्विनॉक्शियल पे है ना पॉइंट, 0। ओके। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, आगे बढ़े फिर। चलो, अब आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। अभी हमने क्या डिफाइन किया है? अभी हमने सेलेस्टियल स्फीयर को समझा, हमने सेलेस्टियल स्फीयर की कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, कुछ चीजों को हमने समझा ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सही है। अब बात करते हैं सेलेस्टियल स्फीयर पे जो सूरज, चांद, सितारे हैं, क्या वो चिपके हुए हैं या वो चलते रहते हैं? चलते रहते हैं। चलते सही रहते सर। हैं। कोई तो स्टेशनरी भी कह रहा है। एक्चुअली दोनों ही बातें सही हैं, लॉजिकली बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। मून है, सूरज तो हमें पता है स्टेशनरी है, हम उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। मून हमारे चक्कर लगाता है, बाकी प्लैनेट सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। और जो स्टार्स हैं, दे आर सो फार अवे, दे ऑल आर स्पिनिंग अराउंड देयर एक्सिस, बट दे आर स्टेशनरी। बट क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इट अपीयर्स दैट दे आर मूविंग, दे आर रिवॉल्विंग। इसका मतलब ये जो सूरज, चांद, सितारे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये घूमते रहते हैं। क्या ये बात सही है? ऐसा मान ले। यस सर।
सही है सर। यस सर। अब लॉजिकल सी बात ये थी कि जो नेविगेशन का मतलब था, नेविगेशन का मतलब था अपनी पोजीशन फाइंड करना, और सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब था सूरज चांद सितारों की मदद से अपनी पोजीशन फाइंड करना। तो जो सूरज चांद सितारे हैं सेलेस्टियल स्फीयर पे, ये घूमते रहते हैं। पहले हमें कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना इनकी पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या ये बात सही है? सर कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? नहीं है सर। नहीं आई, मुझे मालूम है। अर्थ के ऊपर, अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ पे पहला दो सिस्टम है। अभी मैं दो की बात करूं, वैसे बहुत सारे सिस्टम बनाए हमने। आज की डेट में हम दो सिस्टम फॉलो करते हैं जिससे हम अर्थ पे अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। पहला सिस्टम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। क्या ये बात सही है? अगर मैं एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड दे दूं तो क्या अर्थ पे अपनी पोजीशन निकाल सकते हो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से बेयरिंग एंड डिस्टेंस दे दूं तो भी क्या अपनी पोजीशन निकाल पाओगे? यस सर। यस सर। तो ये दो सिस्टम थे, दे आर टू सिस्टम्स जो मैं अभी के समझा रहा हूं, तुम्हारे को समझ में आती है। जो ये दो सिस्टम से मैं अर्थ पे अपनी पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं। सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन ऑन अर्थ। क्या ये बात सही है? हाँ जी मालिक, क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अगर ये बात सही है तो सेलेस्टियल स्फीयर पे जो सूरज चांद सितारे घूमते जा रहे हैं उनकी पोजीशन को भी तो डिफाइन करना जरूरी है किसी सिस्टम के तरीके से, सिस्टम में। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो उनकी पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे डिफाइन करने के लिए हमने तीन मेथड बनाए। सो देयर आर थ्री main systems of defining position of celestial objects on celestial sphere। भाई जिनसे हमें अपनी पोजीशन निकालनी है, पहले उनकी पोजीशन तो पता कर ले। उसके लिए हमने तीन सिस्टम बनाए। कोई बताएगा कौन कौन से? बेटा प्रीसी में सबने पढ़ा हुआ है। इंटरसेप्ट, कौन सा? लॉन्ग बाय क्रोन मेथड, इंटरसेप्ट मेथड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई और बताएगा? सेक्सटेंट सर। सेक्सटेंट, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। और कोई बताएगा? लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड। कॉन्स्टेलेशंस सर, कॉन्स्टेलेशंस। सर मैं आपकी सभी बातों से वाकिफ हूं, आप जो कह रहे हैं, बट उसमें से कोई भी चीज सही नहीं है, नजदीक भी नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अब सिस्टम को ठीक करेंगे। तो हमने तीन सिस्टम बनाए। पहला सिस्टम का नाम था एक्लिप्टिक सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम था इक्विनॉक्शियल सिस्टम, एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल। और तीसरे का नाम था होराइजन सिस्टम। सबने प्रीसी में पढ़ा हुआ है। अब इन सिस्टम में से ये जो सिस्टम है, ये वाला, ये सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया है। क्या हुआ? ये सिस्टम ऑब्सोलीट है, और इस सिस्टम की जो खास चीजें थी जो हमारे काम की थी वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं।
इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज हमने बनाया है। विपिन माइक बंद कर ले यार। भाई माइक हाँ। बंद कर ले यार, क्या कर रहा है ये? हाँ, तो नेविगेशन की क्लास है भाई, समझ बात को। नेविगेशन पढ़ना भी मुश्किल है, समझाना और भी मुश्किल है भाई। ओके। अरे यार विपिन माइक बंद कर ले यार। हाँ चलो, मिश्रा जी ने सुन ली हमारी बात फाइनली। हाँ, सो ये जो एक्लिप्टिक सिस्टम है ये ऑब्सोलीट है, ये पहले का सिस्टम है, हम इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे। बट इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि एक्लिप्टिक क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज क्या होता है, ऑब्लिगिटी क्या होता है, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट हम दूसरे सिस्टम की बात करेंगे, इक्विनॉक्शियल सिस्टम की। उस पे उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और फिर हम इक्विनॉक्शियल सिस्टम से होराइजन सिस्टम पे चलेंगे और हम देखेंगे, हम समझेंगे कि जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम हमने बना लिया था तो होराइजन सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। What was the benefit of switching over from equinoctial to horizon system? हमें क्यों करना पड़ा, ये हम सारी बातें करेंगे। जितना मैंने बताया है, जितना मैं अब तक कर चुका हूँ, इसकी मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, अपने नोट्स बनाओ। और फिर अगर आज टाइम मिलेगा तो इक्विनॉक्शियल सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, नहीं तो अगली क्लास में हम इक्विनॉक्शियल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, चलो बोर्ड पे उतार लो और मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर इससे आगे की बात करेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हम करना क्या चाह रहे हैं? किसी को डाउट है बताओ, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? समझ गए सर। समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? यस कंफ्यूजन मत रखना, है ना? चलो दे रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। फिर यहाँ तक स्लाइड में जितना कुछ कवर है वो नोट्स बनाते हैं और फिर इक्विनॉक्शियल सिस्टम को पिकअप करेंगे अगर आज वक्त मिलेगा तो। हम अपनी पोजीशन निकालने से पहले सूरज चांद सितारों की पोजीशन सेलेस्टियल स्फीयर पे कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका कोई तरीका बनाना चाह रहे हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए होंगे, बट सिर्फ 3 सिस्टम ही हम पढ़ते हैं और यूज करते हैं। उसमें से एक सिस्टम है एक्लिप्टिक, जो कि सदियों पुराना है, हमने वो करना बंद कर दिया है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। 2 सिस्टम हम आज की भी डेट में यूज करते हैं, वन इज इक्विनॉक्शियल सिस्टम एंड वन इज होराइजन सिस्टम। उन दोनों के बारे में ही डिटेल में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, चलो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज व्हाट इज द डायग्राम जो मैंने सेलेस्टियल स्फीयर पे एक्लिप्टिक और इक्विनॉक्शियल बनाए थे। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, 3D अंडरस्टैंडिंग, वो इस डायग्राम से आती है। हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, समझने की कोशिश करो जो मैंने बनाया था और इसमें क्या फर्क है। मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें एक्लिप्टिक को टेढ़ा किया था, इसमें इक्विनॉक्शियल को टेढ़ा किया हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, टाइम लगाओ इसके ऊपर, बनाओ, हैव अ लुक। सर एक्चुअल में तो यही होता है ना सर। आप लोगों ने उसमें इक्विनॉक्शियल को इक्वेटोरियल को टेढ़ा किया था, इसमें एक्लिप्टिक को सीधा रखा है। बिल्कुल सही, बात तो एक ही है ना।
भाई रिलेटिव चीजें, एवरीथिंग इज रिलेटिव। किसी एक को सीधा कर दिया, एक को टेढ़ा कर दिया, किसी एक को टेढ़ा कर दिया, एक को सीधा कर दिया, बात है कि बट सर अगर बनाना पड़ा डायग्राम तो यही बनाए ना, हाँ ऊपर एक्चुअली क्या में करें? डायग्राम यही है, एक्चुअली में डायग्राम यही है, ये समझ लो। बट हम जब बनाएंगे, क्योंकि एज अपियर टू अस जो डायग्राम मैंने बनाया था उसको ही हम आगे फॉलो करेंगे। सर ये राइट असेंशन दिया हुआ है वो क्या होता है सर? राइट असेंशन अभी नहीं, अभी जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम बताऊंगा तब समझाऊंगा राइट असेंशन क्या होता है। अभी के लिए इसको छोड़ दो, व्हाट इज राइट असेंशन अगली क्लास में जब इक्विनॉक्शियल सिस्टम बताऊंगा तब बात करेंगे। सर इक्विनॉक्शियल पे जो नंबर है वो टाइम है ना? इक्विनॉक्शियल पे जो नंबर है ये 0, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये डेक्लिनेशन दी हुई है, डेक्लिनेशन ऑफ सन। सर इक्विनॉक्शियल पे जो है वो नंबर्स उसी की बात कर रहा हूं मैं। तुझे क्या लगा क्या है ये? टाइम सर 0, 100, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। अच्छा सर इसमें जो लेफ्ट साइड में टॉप में 18 लिखा हुआ है और राइट साइड साउदर्न हेमिस्फीयर में 6 लिखा हुआ है। बात तो सही कह रहा तू। इसको 24 घंटे के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 24 घंटे के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रोटेशन की बात कर रहा है। बट हम सिर्फ रेवोल्यूशन समझाना चाह रहे हैं, इसलिए ये बात भी तेरी सही है। इसको हम रोटेशन के हिसाब से टाइम भी ले सकते हैं 24 घंटे के हिसाब से। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। आगे बढ़ा दूं? सर एक सेकेंड। एक सेकंड।
हमारी अर्थ की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। बट क्योंकि हमारी अर्थ की रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमारे को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इट अपीयर्स टू मूव क्लॉकवाइज टू अस। So this is what I was talking about. There are three main systems of defining position of celestial bodies on the celestial sphere. One is ecliptic system, जो कि obsolete है। Second is equinoctial system, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है होराइजन सिस्टम, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। सर एक बार sir, पिछली एक वाली मिनट स्लाइड last की slide. लाइन लास्ट लाइन बची। अच्छा, लास्ट लाइन बची है, लो जी। आगे कर दूं? हाँ जी सर, हो गया। Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक्लिप्टिक सिस्टम के बारे में लिखते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये लिखिए, ये आपको मालूम है, जो चीज मालूम है लिखने की जरूरत नहीं है। जो लगता है कि नोट डाउन करने वाली चीजें वो नोट डाउन करिए। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और इसीलिए हमारे को बाकी चीजें क्लॉकवाइज घूमती हुई प्रतीत होती है।
नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्लिप्टिक एंड ऑब्लिगिटी, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इन डायग्राम, हम डिटेल में बात कर चुके हैं, सिर्फ डेफिनेशंस लिख लीजिए। डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं, दे विल आस्क यू डिफाइन एक्लिप्टिक, दे विल आस्क यू डिफाइन ऑब्लिगिटी, वहां पर आपको डायग्राम बना के ये डेफिनेशंस लिखनी है। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देंगे तो उसकी फोटो ले लूं मैं एक बार। हाँ सर, जरूर दिखा देंगे सर, व्हाई नॉट। कौन सी वाली पहली साइड बेटा? सर वो रोटेशन ऑफ द अर्थ वाली जो थी, मोशंस ऑफ द अर्थ, इससे पहले जस्ट। यस सर, थैंक यू। ये वाला मोशंस ऑफ यस द अर्थ, यस सर, ठीक है थैंक यू ठीक है, सर। ले ले बेटा please। ले ली सर। ठीक है, ऑब्लिगिटी लिख लिया सबने? यस सर। चलो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्लास। कौन दो, टाइम कितना हो गया बेटा, बताना एक बारी। सर 143। 143। चलो ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिए थे, फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो स्क्रीन पर आ रहा है, और फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस।